ये मेरी अपनी सच्ची कहानी है और इसका नाम है पापा से शर्त। ये बात 1989 की है। महानगर बॉयज इंटर कॉलेज नाम के लखनऊ शहर के एक जाने माने स्कूल में अलग अलग क्लासेस में पेरेंट टीचर मीटिंग्स चल रही थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक लंबे कॉरिडोर से लगे एक क्लास में मेरी क्लास टीचर मिसेस विमला मिश्रा मेरे और मेरे पापा डॉक्टर एस बी मिश्रा के साथ बैठी थी। मैं स्कूल में नया नया आया था। मेरी क्लास टीचर मिसेस मिश्रा बायोलॉजी की टीचर भी थी। बड़ी कड़क और बहुत बढ़िया टीचर थी। लेकिन क्या करता, मेरा बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा के कहने पे मैंने साइंस साइड तो ले ली थी, लेकिन मैं तो बचपन से कविता, डिबेट, थिएटर, स्टोरी राइटिंग वगैरह चीज़ों में बड़ा खुश रहता था। जगजीत सिंह की गज़लें सुन सुन के नैनीताल के माल रोड पे झील के किनारे मूंगफली खाते हुए चल के कभी गीत गुनगुनाता था, कभी गीत लिख भी लेता था। ऐसी हालत में जब मैं लखनऊ आया और महानगर बॉयज़ में दाखिला हुआ तो गीत, गज़ल, रोमांटिक शामें सब भूल गई जब मेरा सामना एक बड़ी दिग्गज चीज़ से हुआ। बायो लैब में मस्त टांगे फैलाए मेरे सामने लेटा हुआ महानुभाव मेढक। यूं तो स्टील की ट्रे पे लेटा केमिकल्स में नहाता हुआ बड़े सर वाला मेढक मरा हुआ था, पर बाय गॉड की कसम मौत मेरी हो रही थी। समझ लीजिए वही वो लम्हा रहा होगा जब मैंने बहुत बड़ा फैसला किया, और वही फैसला मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिसेस विमला मिश्रा के सामने सुनाने वाला था। मैंने गला साफ किया और कहा, मैडम, असल में मेरा बायोलॉजी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पापा ने जबरदस्ती बायोलॉजी दिलाई है। अरे दादा! मिसेस मिश्रा और पापा एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखने लगे। कोर्स के 2 साल पढ़े थे और ये लड़का ये कह रहा था। खैर, मामले को रफा दफा किया गया और घर आके पापा ने मुझे एक ऑफर दिया। हमने एक शर्त रखी, मेरे और पापा के बीच में हमारी लाइफ की एकमात्र शर्त। बोले, अगर क्लास 12 में तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो तुम ग्रेजुएशन में आर्ट साइड ले सकते हो, वरना मैं जो चाहूंगा वो होगा। मैंने कहा, मंजूर है। अगर चाणक्य 1989 में जिंदा होते तो मेरे पापा पे बड़ा प्राउड फील करते। पापा ने अपनी ओर से जबरदस्त चाणक्य नीति खेली थी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। उन्होंने एक झटके में इंश्योर कर लिया था कि मैं 2 साल मेहनत करके पढ़ाई करूं। यूपी बोर्ड हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल बोर्ड्स में होता है और वहां फर्स्ट डिवीजन यानी 60% लाना उन दिनों बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। मुझ पे अचानक जबरदस्त प्रेशर आ गया था। मम्मी पापा उन दिनों नैनीताल में रहते थे और मैं ननिहाल में रह के पढ़ाई करने वाला था। नया शहर, नया स्कूल, नए नए मेढक, बाय गॉड, नन्ही सी जान और 1000 झमेले। हालांकि मेरा जन्म लखनऊ में ही हुआ था, लेकिन मेरा बचपन मध्य प्रदेश में रीवा नाम के शहर में और रायपुर, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और फिर ज़्यादातर नैनीताल में गुजरा था। अभी अभी लखनऊ आया था और मेरा जन्मस्थान होने के बावजूद लगता था जैसे किसी गांव से बड़े शहर आ गया हूँ। स्कूलों में एडमिशन मिलना जैसे अब एक महासंग्राम की तरह, एक जीवन मृत्यु जैसी स्थिति होता है, ऐसा तो तब नहीं था, लेकिन तब भी अच्छे स्कूल में एडमिशन एक छोटी मोटी महाभारत से कम नहीं होता था। बड़ी मशक्कत के बाद महानगर बॉयज में सीट मिली थी। मैथ्स में हमेशा से मैं कुछ फिसड्डी टाइप रहा था, इसलिए बायोलॉजी स्ट्रीम ले ली और अब चक्रव्यूह में फंस गया था। बायोलॉजी के साथ साथ एक और मुसीबत गले पड़ गई थी, फिजिक्स। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना जो लिखना था लिख के चले गए, भैया हमारी जान आफत में क्यों डाल गए। एक और प्रॉब्लम थी, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। पापा ने नैनीताल वापस जाने के पहले एक नई ग्रे कलर की साइकिल दिला दी। साइकिल चलाना सीखा, लेकिन साइंस साइड की साइकिल यूं चल रही थी जैसे मैं रिक्शा चलाने वाला हूं और किसी ने ऑलरेडी ऊंची चढ़ाई को 70 डिग्रीज पर खड़ा कर दिया। अक्सर खींच मचती थी, नाराजगी होती थी, मोटी मोटी किताबों को देख के डर लगता था। दोस्तों, मैं नाकाम होने से बहुत डरता था, या यूं कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंट था कि फेलियर या नाकामी मेरे साथ थोड़ी हो सकते हैं। ननिहाल में कमरा बंद करके अपनी छोटी सी स्टडी टेबल पे, जो मेरे राजू मामा ने कभी अपने टाइम पे इस्तेमाल की थी, मैं अक्सर सोचता था कि अगर नंबर ठीक नहीं आए तो क्या होगा। दोस्तों, और खासकर मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स, अक्सर मैं शुक्र मनाता हूं कि मैं 1973 में पैदा हुआ, 1983 या 1993 में नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं आप जो प्रेशर्स आजकल झेलते हैं वो कभी झेल पाता।
ये पोइट्री, नाटक, नौटंकी तो भाड़ में चली गई होती। 90% मार्क्स तो आप समझिए मजाक बन गया है कि जैसे अगर आप 70% ले आए तो आप इंसान तक कहलाने के लायक नहीं रह जाते, जैसे आप लोग बस चलते फिरते नंबर्स हो। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया था जिस दिन मेरे पापा मेरे दोस्त बन गए थे। पेरेंट टीचर मीटिंग में साथ बैठ के वो समझ गए थे कि मैंने उनका मान रखने के लिए साइंस साइड तो ले ली थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी नहीं थी। फिजिक्स का इक्वेशन सुलझाने के बजाय मुझे एक गजल लिखने या सुनने में ज्यादा मजा आता था। और मैं अपने चारों ओर इतने ब्रिलियंट क्लासमेट्स को देख के भी और चकरा जाता था। खूब पढ़ता था, खैर मेहनत करता था, लेकिन ये अक्सर समझ नहीं आता था कि मेरा फ्यूचर क्या है। मैं खुद से कहता था कि कहानी कविता लिख के कोई रोजी रोटी थोड़ी कमाता है, नहीं। कभी कभी इन्हीं सवालों को लिए साइकिल निकाल के शहर में निकल जाता था, किसी अंतहीन यात्रा पे। ट्रैफिक के कोलाहल के बीच कई सवालों को मन में खुद से पूछता हुआ। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स की तारीख पास आती गई, मन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के दलदल में घुसा जा रहा था। देर तक पढ़ने लगा। फिजिक्स का ट्यूशन चालू कर दिया था हमारे फिजिक्स के टीचर के घर पे। बड़े भारी भरकम पहलवान टाइप थे, लेकिन फिजिक्स रूपी पहलवान मुझे उनसे बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। और लगता था कि मार्च में बोर्ड एग्जाम आते ही ये दो, फिजिक्स नाम का राक्षस और बायोलॉजी नाम की राक्षसनी, मुझे पूरा निगल जाने वाले थे। क्लास में मैं अकेला स्टूडेंट था जिसने बायो पढ़ने के बावजूद MBBS का फॉर्म ही नहीं भरा। बड़ी बिकट परिस्थिति थी। बोर्ड एग्जाम चालू हो गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल लोक उजागर, हनुमान चालीसा पढ़ते और हाँ, किताबें भी ऑफ कोर्स। किसी तरह हमने बोर्ड्स निकाल दिए। फिर रिजल्ट्स का दिन आया। उन दिनों रिजल्ट्स इंटरनेट पे तो आता नहीं था। न्यूज़पेपर वाले खास एडिशन निकालते थे रिजल्ट्स के साथ, जो शाम को आता था और गली गली हॉट केक्स की तरह बिकता था। मेरे मामा वो रिजल्ट्स का पेपर खरीदने गए। वापस आए, धीरे से लकड़ी का पुराना बड़ा सा दरवाजा खोला और बोले, ओए फर्स्ट डिवीजन आ गई, फर्स्ट डिवीजन, ओए मिठाई मंगाओ। दोस्तों, रिजल्ट्स आ गए थे और मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई थी। बल्कि 60 ही नहीं, 74% आ गए थे, या शायद 68, चेक करके बताऊंगा। एनीवे, पॉइंट इज कि मैंने पापा से शर्त जीत ली थी और पापा ने भी बेहद ऑनरेबली इस शर्त के नतीजे को स्वीकार लिया। वो चाहते तो अभी भी मुझे जो चाहे पढ़ने को बोल सकते थे, लेकिन नहीं किया। शर्त के टर्म्स के हिसाब से मैं अब जो चाहे पढ़ सकता था, आर्ट साइड या साइंस साइड। अब मुझे पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं था कि मैं इतनी मेहनत के बाद फिर से साइंस साइड लेता। मैं नैनीताल चला गया, वापस उसी ख्वाबों के शहर जहां बड़ा हुआ था, जहां ये सारा पागलपन सीखा था। जैसे सीजर अपने किसी विजयी कैंपेन के बाद रोम में दाखिल हुआ हो, जैसे बादशाह अकबर हिंदुस्तान की कोई और रियासत जीतने के बाद अपने महल में दाखिल हुए हों, ऐसे मैं नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के DSB कॉलेज में दाखिल हुआ। फिजिक्स डिपार्टमेंट, वही फिजिक्स जिसको मैंने दुत्कार दिया था, उसके पास मिलते थे एडमिशन फॉर्म। मैंने गर्व से हाथ विंडो के अंदर डाला और बोला, एक आर्ट साइड का फॉर्म दीजिए प्लीज। आर्ट साइड उन दिनों फिसड्डी, फेलियर, पढ़ाई में डिसइंटरेस्टेड लोगों का अड्डा माना जाता था। एक बात मैं यहाँ पे मानना चाहूँगा कि मैं चाहे जितना शिकायत करता था कि मुझे साइंस नहीं पढ़नी, लेकिन अगर साइंस 12th के बाद न पढ़ी होती, अगर पापा की बात न मानी होती, तो शायद चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया काफ़ी अलग होता। मैं इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगा। पढ़ाई में खूब मज़ा आता था। अपने मन की चीज़ जो पढ़ रहे थे। अपने फ्रेंड राकेश बोरा को, फेसबुक पे है वो, देख लीजिएगा, आर्मी में आजकल, तो राकेश को मैं शेक्सपियर समझाता था गुलजार साहब की पोइट्री का उदाहरण देके। यूनिवर्सिटी टॉप कर ली। दोस्तों, मैं उन दिनों कई चीज़ें करने का एम्बिशन रखता था। मैं चाहता था आगे जाके किताबें लिखूं, प्लेबैक सिंगिंग करूं, थिएटर करूं, एडवर्टाइजिंग में कॉपी राइटिंग करूं, फिल्मों में गाने लिखूं, वगैरह वगैरह। ये वो वक्त था जब मुझे पहली बार अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने का मौका मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मेरे क्रिएटिव एडवेंचर्स पे कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ी, कभी नहीं कहा कि भाई ये गाना लिख के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मेरी माँ मिसेस निर्मला मिश्रा खुद भी बड़ा अच्छा गाती हैं। मैं अपनी उड़ान शुरू कर चुका था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि अभी गिरना बाकी था।
कॉलेज ख़त्म करके मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली का किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन करियर की ओर जाने वाले चौराहे पे मैं फिर उन्हीं सवालों के साथ घिरा था। डॉक्टर बनने की होड़ से तो मैं बच गया था, लेकिन अब आईएएस बनने की कोशिश में था। पूरा 1 साल दिल्ली में आईएएस की पढ़ाई करता रहा, पूरी मेहनत की। पापा 2000 रुपए हर महीने भेजते थे। लगता था पापा की गाढ़ी कमाई खर्च करके रह रहा हूँ, किसी लायक बन पाऊंगा कि नहीं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट थे। एक दिन रिजल्ट आ गया। आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। साल भर की मेहनत एक लम्हे में चूर चूर हो गई थी। ये मेरी जिंदगी का पहला बड़ा फेलियर था। नोएडा में अपने दोस्त गौरव अग्रवाल के घर बैठे बैठे मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे बस सारे रास्ते खत्म हो गए हों, निकम्मेपन का सर्टिफिकेट मिल गया हो। मैं फिर शायद उसी दुविधा की गली में खड़ा था जहां बायोलॉजी और फिजिक्स की पढ़ाई करते करते कभी स्कूल में खड़ा था। जो मैं चाहता था, लिखना, संगीत, आर्ट्स, जिंदगी में उस ओर बढ़ूं या वो करूं जिसकी हम सब से उम्मीद की जाती है। बड़ी गहरी इनसिक्योरिटी से गुजर रहा था। वो सारे अखबार के आर्टिकल्स जो मैंने क्लास 11 से अब तक लिखे थे, सारी पोएम्स, सब बेमानी लग रही थी। असली दुनिया में शायरों की जगह कहाँ होती है। जैसे मैं एक बहुत बड़े से हॉल में था जिसमें दर्जनों करियर्स एक एक कुर्सी पे लिखे थे, लेकिन जो मैं चाहता था एक भी नहीं था। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम दिया, नहीं निकला। दूसरा फेलियर। मेरे चारों ओर का अंधेरा इससे गहरा शायद कभी नहीं था। यू नो व्हाट दोस्तों, मैंने हमेशा माना है कि जो होता है भले के लिए होता है। मुझे पता है इस समय बड़ा क्रूर, बड़ा क्रूअल लग रहा था मुझे, लेकिन थैंक गॉड मेरा आईएएस में एडमिशन नहीं हुआ। थैंक गॉड मेरा एडमिशन एमफिल में नहीं हुआ। एक शायर की, एक स्टोरी टेलर की कब का मौत हो चुकी होती। अपनी हर हार, हर बुरे वक्त को मैंने ये सोच के स्वीकार किया कि इसमें कोई ना कोई भलाई होगी। अगर मैं आईएएस बन गया होता तो आपको आज याद शहर की कहानियां नहीं सुना रहा होता, एक नकली जिंदगी जी रहा होता। सपनों के पीछे तो मैं बचपन से भाग रहा हूं, हम सब भागते हैं, लेकिन खुशकिस्मत होते हैं हम में से वो लोग जिन्हें उस सपने का छोर दिख जाता है जिसके पीछे वो सचमुच भागना चाहते थे। जेएनयू में भी दाखिला ना मिलने के बाद एक दिन मेरे दोस्त गौरव ने मुझसे कहा, ये आईएएमसी का फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैंने कहा यार मुझे पत्रकार नहीं बनना है, मुझे पता नहीं क्या करना है। गौरव बोला भर दे यार, देखा जाएगा। मैंने फॉर्म भर दिया। किस्मत का फेर देखिए दोस्तों, हजारों बच्चों में से 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और क्लास 12 से आज तक जोड़ी गई न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की बदौलत, जिन्हें मैं अब तक कूड़ा मान चुका था, उन्हीं की बदौलत मुझे आईएमसी में एडमिशन मिल गया था। इतने सालों में क्रिएटिविटी में जब जो करना चाहा किया। जर्नलिज्म की, किताबें लिखी, फिल्मों में गाने लिखे, बैंड स्टार्ट किया, रेडियो शो चलाता हूँ, वगैरह वगैरह। जो दिल ने कहा वो करने की कोशिश की। मैं वही लड़का हूँ दोस्तों जिसका एडमिशन जेएनयू एग्जाम में नहीं हुआ था, जो आईएएस के एग्जाम में फेल हो गया था। मैं वही लड़का हूँ जिसने अपने पापा से एक शर्त रखी थी, जीत गया, लेकिन जिसके पापा शर्त हार के भी अपने बेटे की जिंदगी जीत गए। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। हेलो। हाँ पापा। हाँ क्या? हाँ, वो स्कूल टाइम की शर्त जो मेरी आपकी लगी थी याद है? हाँ वो शर्त तो याद है। गुरु, हारने का अफसोस तो हुआ होगा है? नहीं, मैंने बहुत पहले रिकंसाइल कर लिया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं 2 जुड़वा बच्चों को, एक को इंजीनियर और एक को डॉक्टर बनाना चाहता था। वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब पूरा हुआ तो मेरी अपेक्षाओं से अधिक पूरा हुआ। लेकिन पापा अब तो बड़ा कम्पिटिटिव हो गया, मतलब अब तो पेरेंट्स 95-99% टाइप एक्सपेक्ट करते हैं मार्क्स। 90% उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका जो रुझान है, और
उसको वो किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि अपने बच्चों से जानने की कोशिश भी करें कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, यश चाहिए या धन चाहिए या पावर चाहिए, और उनकी क्षमता का मूल्यांकन करें, अपनी इच्छाओं को थोपे नहीं। अच्छा, इसी बात पे जो स्टूडेंट्स लाखों शो सुनते हैं उनको आप बेस्ट ऑफ लक कह दीजिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट द प्रेजेंट जनरेशन विल शाइन। थैंक यू पापा, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से भी सारे लिसनर स्टूडेंट्स को। बस इतनी सी थी ये कहानी।